गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम देखो आपने पढ़ा था इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में आपने देखा है कि जैसे कोई भी आप इंटीग्रल वैल्यू निकालोगे तो इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो एक इनडेफिनेट वैल्यू मिलेगी। जैसे आपने देखा था इनडेफिनेट इंटीग्रल, किसी भी फंक्शन का अगर आपने इंटीग्रल किया था, एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखो, जैसे ये इंटीग्रल है, कोई भी इंटीग्रल देखो, साइन एक्स का इंटीग्रल आपने किया था, तो बोलो क्या किया था आपने इसका इंटीग्रल, साइन एक्स का इंटीग्रल बोलो माइनस कोस एक्स। वेरी गुड, काफी अच्छी प्रकार से याद आपको फॉर्मूले। इसमें एक चीज ऐड की थी आपने, प्लस सी। तो जो ये सी था आपके पास, देखो ये था आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसका नाम भी था आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये चीज आपने देखो पढ़ ली पहले, जो एनसीईआरटी की 7 एक्सरसाइज है वहां पे आपने इन चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। तो जैसा कि नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रल, यहां से जो वैल्यू आपको मिलेगी, देखो ये इनडेफिनेट वैल्यू है, ठीक है, इनडेफिनेट वैल्यू है, मतलब यूनिक वैल्यू नहीं है आपके पास। जो सी है, सी ये है आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन अब जो आपका आर्टिकल है वो है डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन आपने ऐसे ही करना है उसके अंदर भी, लेकिन अब जो आप इंटीग्रल करोगे, इंटीग्रल करने के बाद अब जो आपको वैल्यू मिलेगी वो एक डेफिनेट या एक यूनिक वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो दोनों इंटीग्रल में डिफरेंस का पता लग गया आपको? इनडेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रल करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी आपको वो इनडेफिनेट वैल्यू है, यूनिक वैल्यू नहीं है वो, ठीक है। लेकिन अब जो आर्टिकल है आपका डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी इंटीग्रल की, ठीक है। इंटीग्रल की कैसी वैल्यू मिलेगी आपको? यूनिक। फॉर्मूले जो आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़े थे बिल्कुल सेम वैसे ही फॉर्मूले मिलेंगे आपको, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा चेंज है। तो फॉर्मूले देखो जो डेफिनेट इंटीग्रल के हैं, पहले एक 2-3 नोटेशन है सिंपल सिंपल। तो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर चीजें कुछ ऐसी दिखाई देंगी आपको, आई इंटीग्रल इज इक्वल टू एफ एक्स dx। ये आपके पास, ये था आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर नोटेशन में थोड़ा सा चेंज है, यहां पे लिमिट्स भी इंक्लूड करोगे आप डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। ये नई चीज आई है आपके पास, इनको बोलोगे लिमिट्स। ये नीचे है तो इसका मतलब ये लोअर लिमिट है, और ये ऊपर है तो इसका मतलब क्या है आपके पास? अपर लिमिट। ए है आपके पास लोअर लिमिट, ए है लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और बी है आपके पास अपर लिमिट ऑफ। तो अब इन दोनों का यूज करना है आपने, फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। अब इन दोनों लिमिट्स को यूज कैसे करोगे आप? बिल्कुल आसान प्रोसेस है। जैसे आपने इंटीग्रल किया था, इंटीग्रल तक प्रोसेस रहेगी बिल्कुल सेम। सपोज करो एफ एक्स फंक्शन है, आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद एक नया फंक्शन मिलेगा, जैसे यहां पे किया था साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिल गया आपको? माइनस कोस एक्स। वैसे ही सपोज करो इस एफ एक्स का इंटीग्रल, सपोज करो आपको मिल गया एफ ऑफ कैपिटल एक्स। इंटीग्रल करने के बाद सपोज करो वैल्यू मिल गई। इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या किया था? इंटीग्रल करने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया था। डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाओगे आप, ये सबसे बड़ा चेंज है, आपने अब ध्यान रखना है, क्योंकि अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल के, हर बार आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया है, ठीक है। तो यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो एक तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो सपोज करो इंटीग्रल करने के बाद ये वैल्यू मिल गई, अब लिमिट्स को कैसे आप यूज करोगे? लिमिट्स को यूज करना है आपने, ये नोटेशन है, पहले ऐसे लिखोगे, और लिमिट्स
सबसे पहले आप इंटीग्रल करने के बाद फंक्शन में पहले आप अपर लिमिट यूज करोगे, एक्स की जगह, वेरिएबल की जगह पहले आपने अपर लिमिट यूज करनी है, माइनस उसके बाद लोअर लिमिट। इंटीग्रल करने के बाद लिमिट्स को ऐसे आप यूज करोगे, पहले फंक्शन जो इंटीग्रल करने के बाद मिला उसके अंदर आपने अपर लिमिट यूज करनी है और उसके बाद लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये कुछ नए नोटेशन है, बाकी ज्यादा चेंज नहीं है इनडेफिनेट इंटीग्रल से डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखो, बिल्कुल आसान सा एग्जांपल। सपोज करो आपके पास इंटीग्रल करना है, आपने डेफिनेट इंटीग्रल है 1 to 2, 1 से 2 है लिमिट्स आपके पास। फंक्शन कोई भी फंक्शन आप यूज कर, उसको पहले एक सिंपल सा फंक्शन यूज कराएंगे, उसके बाद जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको डिस्कस कराएंगे। तो सपोज करो x रेज टू की पावर 7 है, ये इंटीग्रल आपने करना है। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन के रूल सारे के सारे बिल्कुल सेम हैं। तो पहले आप बताओ x रेज टू पावर 7 का इंटीग्रल किसके इक्वल है? x रेज टू पावर 8/8। लिमिट्स को कैसे यूज करोगे आप? सबसे पहले आप अपर लिमिट यूज करोगे, 2 रेज टू की पावर 8/8 माइनस लोअर लिमिट 1 रेज टू पावर बाय, बस ऐसे। अब 2 रेज टू पावर 8 आप कैलकुलेशन कर सको, किसके इक्वल मिलेगा? 2 रेज टू पावर 8। रेज टू पावर 8 का मतलब है 8 टाइम्स प्रोडक्ट कर दो 2 की, 2 2 2 2, ऐसे पता भी है आपको। देखो कितना हो गया, 6 7 8 और 1 रेज टू पावर 8 किसके इक्वल मिलेगा आपको? 1। 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, सिंप्लीफिकेशन कर लो, कितना बचेगा देखो, 2 4 8 16 32। तो कैलकुलेशन आपने करनी है। देखो ये एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल आपने लिया है इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब आप जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनमें इन चीजों को डिस्कस करोगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है चीज? सिर्फ यही एक नई चीज थी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, बाकी सारी चीजें क्या हैं? सेम। चलो अब देखो आप एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज 7.8 उसको सोल्व कराएंगे अभी। 7.8 एक्सरसाइज निकालो और फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो। चलो अब देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करो आप। एक्सरसाइज है आपके पास 7.8, काफी आसान आसान क्वेश्चन है। देखो इंटीग्रेशन करने के बाद डेफिनेट इंटीग्रल में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब कुछ क्वेश्चन देखो वहां से पता लग जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.8 फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन करना आपने, लोअर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है। तो ये इंटीग्रल आपने करना है -1 से 1 x + 1। ठीक है, तो बिल्कुल आसान फॉर्मूले हैं। बोलो आप, x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको? x² माइनस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x। वेरी गुड। लिमिट्स पुट करने अब आपने -1 से 1। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करोगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपने। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? अपर लिमिट। अपर लिमिट पुट करो x की जगह 1, अपर लिमिट पुट कर दी, ब्रैकेट लगाओगे आप, ब्रैकेट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, x की जगह क्या पुट करोगे? तो बस अब इसको इवेल्युएट कर दो। 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब देखो -1 का स्क्वायर प्लस माइनस, अब जब इसको इवेल्युएट करोगे +1/2 -1/2 दोनों कैंसल, माइनस माइनस तो 1 + 1 2। ये आ गया इंटीग्रल। काफी आसान क्वेश्चन है आपके पास, कर लो ट्राई। तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। देखो अब सेकंड क्वेश्चन इससे भी ज्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल करना है आपने, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? 2 से 3। 1/x का इंटीग्रल बोलो किसके इक्वल है?
1/x, नीचे लीनियर है, डिनोमिनेटर में लीनियर है तो इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा? log x। लिमिट्स पुट करनी है। सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर दो, log x की जगह 3 माइनस लोअर लिमिट। वैसे तो आप यहां तक भी आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आंसर, लेकिन हो सके कि बुक में थोड़ी सी अलग फॉर्म में आंसर लिख रखा हो, तो आंसर मैच करवाने के लिए चाहो तो आप दूसरी फॉर्म भी आप यूज कर सको। उसके अंदर एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपने यूज करनी पड़ेगी लॉगरिथमिक फंक्शन की, और लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज आपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज के अंदर पढ़ी थी। 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां लॉगरिथमिक फंक्शन की, जिसमें से एक प्रॉपर्टी आप यहां पे यूज कर सको। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? log m माइनस log n किसके इक्वल हो जाएगा? फॉर्मूला पढ़ा था आपने, log m बाय n। ये छोड़ दो आंसर, ये भी ठीक है, ये छोड़ दो आंसर, ये भी ठीक है। कर लो ट्राई। तो फॉर्मूले काफी आसान है आपके पास। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपके पास। ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, कर लोगे? फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल करना है, किसका इंटीग्रल है आपके पास? साइन 2x। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/4। तो क्वेश्चन तो आसान ही है इंटीग्रल तो। साइन का इंटीग्रल बोलो, माइनस कॉस 2x बाय x का जो मल्टीपल है 2। इंटीग्रल कर दिया, उसके बाद लिमिट्स पुट करने हैं आपने। सबसे पहले पुट करोगे अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? π/4 माइनस कोस x की जगह पुट करना है π/4/2 माइनस लोअर लिमिट क्या पुट करोगे? 0। तो माइनस कोस 0 पुट करोगे, 0 इंटू समथिंग 0। अब देखो क्या मिलेगा आपको? कोस। ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो कितना बच गया आपके पास? ये π/2 माइनस माइनस कोस 0 की वैल्यू बताओ कितनी है? कोस 0 की, वेरी गुड, कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 1। कोस 90 की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू 0 बाय समथिंग 0। तो ये आंसर आ गया 0 बाय समथिंग 0। तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको? 1/2। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन। देखो काफी आसान क्वेश्चन है आपके पास। ये कुछ टाइम के बाद काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो डेफिनेट इंटीग्रल, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, इंटीग्रल के अंदर वैसे तो आपके पास काफी सारी एक्सरसाइज हैं, लेकिन 4 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज हैं, जिसमें से 3 काफी ज्यादा इंपोर्टेंट एक्सरसाइज आपने देखो इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ ली। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक था आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन, और एक था इंटीग्रेशन बाय पार्ट। 4 एक्सरसाइज बोला था हमने इंटीग्रल की। तो एक एक्सरसाइज और पेंडिंग है इंटीग्रल की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो एक्सरसाइज है आपके पास एक्सरसाइज जिसके अंदर आप प्रॉपर्टीज का यूज करोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अभी आप 7.8 और 7.9 जो एक्सरसाइज है, वहां पे आप जितना भी आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल रिवाइज, जितना भी इनडेफिनेट इंटीग्रल किया है, यानी कि आपने 7 एक्सरसाइज पढ़ी है आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल की, तो आप जो 2 एक्सरसाइज है 7.8 और 7.9 के अंदर पूरी 7 की 7 एक्सरसाइज आप रिवाइज कर लोगे। जैसे सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने फॉर्मूला का यूज किया, सेकंड एक्सरसाइज में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, थर्ड में फिर कुछ फॉर्मूले थे वो 1/x² माइनस a² टाइप के, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन था, उसके बाद आपने पढ़ा पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद आपने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और उसके बाद आपने पढ़ा था 3 फॉर्मूले और थे, √a² - x², √a² + x²,
और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल। तो ये 7 की 7 एक्सरसाइज की एक क्विक रिवीजन मिलेगी आपको 7.8 और 7.9 के अंदर। ठीक है, ये तो उन्हीं की रिवीजन है, लेकिन उसके बाद जो एक्सरसाइज है 7.10 वो मोस्ट इंपोर्टेंट है डेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक है, तो उसके पास पहुंचने से पहले कुछ और देखो नॉर्मल से क्वेश्चन आपके पास। 5th क्वेश्चन है cos 2x। जैसे अभी आपने sin x का इंटीग्रल किया था बिल्कुल सेम वैसे ही आप cos x का इंटीग्रल करोगे। तो करो, cos x का इंटीग्रल किसके इक्वल होगा? sin 2x बाय लिमिट्स पुट करनी है। तो पहले अपर लिमिट पुट करोगे, x की जगह पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट या 0 इंटू समथिंग। यहां पे देखो साइन पाई, साइन 0 की वैल्यू बाय 0 बाय समथिंग। साइन पाई की वैल्यू बोलो कितने? साइन पाई की, साइन पाई की वैल्यू बोलो। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये वैल्यूज बार बार बताए जाऊं आपको। दो वैसे तो आपने देखो टेबल पढ़ी है आपने +1 क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार आप वो टेबल बनाओगे या उसको याद रखोगे। टेबल की सारी वैल्यू इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी वैल्यू की जरूरत है तो उसको आप डेराइव भी कर लोगे टेबल से। लेकिन कुछ वैल्यूज, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है साइन और कोस की, जो कि आप हमेशा आप कोशिश करो उनको याद रखने की। तो साइन और कोस की काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज, इनको कई बार आप यूज करोगे। साइन एन पाई, साइन एन पाई यानी कि पाई के मल्टीपल, जैसे एन, एन एक नेचुरल, एन एक इंटीजर है आपके पास, साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई के मल्टीपल के ऊपर साइन की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 0। ये हमेशा ध्यान रखना आपने, पाई के मल्टीपल पे साइन की वैल्यू क्या है आपके पास? 0। तो आप बताओ साइन पाई की वैल्यू कितने मिलेगी आपको? साइन 7 पाई की वैल्यू, साइन 10 पाई की वैल्यू। वेरी गुड, ये तो काफी आसान है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक कोस एन पाई, कोस एन पाई। ये वैल्यू बताओ, कोस की वैल्यू पाई के मल्टीपल के ऊपर माइनस रेज टू की पावर एन। ये है इंपॉर्टेंट। कोस एन पाई किसके इक्वल है? -1 रेज टू की पावर एन। तो जैसे अगर आप एन की जगह 1 यूज करो तो कोस पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन की जगह 1 यूज कर लिया तो कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोस 3 पाई की वैल्यू। तो आपको ऐसे पाई के मल्टीपल के ऊपर साइन और कोस की वैल्यू याद होनी चाहिए। अब साइन की तो सिंपल सी है, साइन की वैल्यू तो क्या है? 0 है। कोस की वैल्यू ध्यान रखनी है पाई के मल्टीपल पे क्या होगी? -1 रेज टू की पावर एन। तो ये पाई के मल्टीपल पे 0, 0 बाई समथिंग, 0 माइनस 0। इंटीग्रल काफी आसान था, हो जाए क्वेश्चन। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, देख लो एक इंटीग्रल, काफी आसान है। रिवीजन है सारे फॉर्मूला की जो इंटीग्रल के थे। एक्सपोनेंशियल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? 4 to। तो बताओ एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सेम लिमिट्स पुट करोगे। पहले अपर लिमिट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लोअर लिमिट एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये है काफी आसान क्वेश्चन। उसके बाद फिर वो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल बताए थे ना आपको। साइन का इंटीग्रल माइनस कोस, कोस का 10x का इंटीग्रल बताया था आपको। 10x के इंटीग्रल के 2 फॉर्मूले थे, तो माइनस लॉग मोड ऑफ सीकेंट, क्या था आपके पास? माइनस लॉग मोड ऑफ कोस एक्स या लॉग मोड ऑफ सीकेंट एक्स। तो 7th क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रल किसका करना आपने बताओ? 10x का। तो या तो इंटीग्रल आप सीकेंट की फॉर्म में यूज कर लो या फिर इंटीग्रल कोस की फॉर्म में। 0 से π/4 है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो चाहो तो आप इसको सीकेंट की फॉर्म में भी इंटीग्रल लिख सको या फिर कोस की फॉर्म में, क्योंकि वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी बाद में। टेबल में साइन और कोस की वैल्यू ज्यादा अच्छी प्रकार से याद है आपको, तो साइन कोस की फॉर्म में लिखो। बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा? माइनस लॉग मॉड ऑफ कोस एक्स, और लिमिट्स पुट करनी है आपने 0 से, इस माइनस को बाहर ही रख लो। पहले अपर लिमिट पुट करो, लॉग कोस π/4 माइनस लॉग कोस 0। अब वैल्यूज यूज करो। लॉग cos 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2, 1/√2 माइनस लॉग cos 0 की वैल्यू कितनी है? cos 0 की वैल्यू कितनी है? माइनस लॉग 1/√2 ऐसे लिख दो, और माइनस log 1 की वैल्यू किसके इक्वल है? log 1 की वैल्यू किसके इक्वल है? लॉगरिथमिक फंक्शन की 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, वो वैल्यू में आपने याद रखनी है 4 वैल्यूज। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन की 4 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वो बार बार लिखवाई जाऊं आपको। सबसे पहले है log 1 की वैल्यू किसके इक्वल है? दूसरा है log e की वैल्यू किसके इक्वल है? 1। log इन्फिनिटी की वैल्यू किसके इक्वल है? 3 वैल्यू। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां पे फंस जाए बहुत से बच्चे, log 0 की वैल्यू किसके इक्वल है? log 0 लॉगरिथमिक फंक्शन की सबसे खतरनाक वैल्यू है ये। log 0 इसके इक्वल है -इन्फिनिटी। यहां पे फंस जाए बच्चे। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन की 4 पर्टिकुलर वैल्यूज हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चंस में बार बार आप इनको यूज करोगे। जैसे अभी आपने यूज किया, log 1 की वैल्यू किसके इक्वल आपके पास है? 0। कर लो ट्राई। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, उसके बाद है आपके पास देखो एक सम है, काफी आसान है ये भी। इंटीग्रल करना आपने किसका? कोसिकेंट एक्स। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है π/6 to π/, तो बस सिंपल यूज करो। बताओ कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रल। लॉग मॉड ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। लिमिट पुट करनी है π/6 π/4। अपर लिमिट है π/4। पहले अपर लिमिट यूज करोगे, लॉग कोसिकेंट π/4 माइनस कोट, पहले अपर लिमिट यूज कर ली, माइनस लोअर लिमिट लॉग कोसिकेंट π/6 माइनस कोट π/, अब बताओ π/4 का मतलब 45। कोसिकेंट 45 की वैल्यू कितनी है? √2 माइनस कोट 45 की 1। कोसिकेंट π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी है? पहले साइन 30 की बता दो। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो कोसिकेंट 30 कितने आ जाएगी? 2। कोट 30 की वैल्यू, कोट 30 टेबल नहीं पढ़ी 10वीं क्लास में, क्या है? √3। ये इंटीग्रल हो गया। चाहो तो प्रॉपर्टी यूज करो, log m माइनस log m, तो कितना आ जाएगा? log m बाय log। यहां तक छोड़ दो आंसर, कोई नहीं, बाद में रैशनलाइज करना तो कर लो, नहीं तो ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद फिर जो आपने 6 फॉर्मूले पढ़े थे आपके पास, उनसे रिलेटेड है क्वेश्चन, काफी ज्यादा आसान। 9th 10th 11th तीनों क्वेश्चन सेम उन्हीं से रिलेटेड है आपके पास। 9th क्वेश्चन देखो क्या है। 9th क्वेश्चन इंटीग्रेशन करना आपने किसका? 1/√, तो प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बताओ
1 बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? साइन इनवर्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1। लिमिट्स पुट करने हैं 0 to 1, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अभी आप देखो इसके अंदर इंटीग्रल में काफी सारे चैप्टर इन्वॉल्व हो जाए। इंटीग्रल के अंदर आपका इनवर्स फंक्शन वाला चैप्टर भी आ गया, इंटीग्रल के अंदर आपका डिफरेंशिएशन भी आ गया, जहां पे आपने देखो इंटीग्रल बाय पार्ट किया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, तो वहां पे डेरिवेटिव भी यूज हो गया, यहां पे इनवर्स फंक्शन भी यूज हो गए, लोगरिथमिक की तो प्रॉपर्टी आप बार बार यूज कर रहे हो, तो काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी इसके अंदर। आप बताओ मैंने साइन इनवर्स 1, इनवर्स फंक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है? एंगल। अब साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है? वो एंगल जिसपे साइन की वैल्यू कितनी है? बताओ किस एंगल पे साइन की वैल्यू 1 है? 90 डिग्री में ना लिखियो, रेडियन में यूज करना। 90 को क्या लिखोगे? पाई बाय 2। साइन इनवर्स 0 मतलब वो एंगल जिसपे साइन की वैल्यू क्या है? क्या है? आंसर कितना आ गया आपके पास? पाई बाय। उसके बाद 10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपके पास। देखो 10th क्वेश्चन में 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रल करना है, तो बताओ क्या होगा इंटीग्रल इसका? tan इनवर्स एक्स, लिमिट्स आपने खुद पुट करनी है। उसके बाद 11th सम देखो 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं, बताओ कौन से तरीके हैं? दो। या तो आप फॉर्मूला यूज कर लो 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर आप यहां पे यूज कर सको पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज कर सको। आप यहां पे 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आप क्या कर सको? पार्शियल फ्रैक्शन बना लो। तो फॉर्मूला बताओ, चलो फिलहाल फॉर्मूला का यूज कर लिया 11th सम के अंदर। बताओ फॉर्मूला क्या था इंटीग्रल का? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? 2 to 3। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 बाय 2a लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखो 2 to a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1, तो a की जगह 1 पुट कर दियो, 1 बाय 2। पहले अपर लिमिट पुट करियो, अपर लिमिट 3 पुट करोगे, 3 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करांगे 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो ये आ गया आंसर। वैसे यहां तक छोड़ इसको, या प्रॉपर्टी यूज कर लो log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा? log m बाय, तो ये आ जाएगा log ऑफ m बाय n, यानी कि 2 बाय 4 बाय 1 बाय 3। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे जब, तो किसके इक्वल हो जाएगा? ये 1 बाय 2 log, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 ऊपर चले जाओगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये log ऑफ 3 बाय 2। ठीक है।